नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लगातार महाराष्ट्र में आरक्षण पर आर पार जारी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। एक तरफ मराठा आंदोलनकारी मनोज जारांगे ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग कर अड़े हुए हैं, तो वहीं ओबीसी समुदाय इसका कड़ा विरोध कर रहा है। ओबीसी आरक्षण प्रभावित न हो, इस मांग को लेकर ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके और नवनाथ बाघमारे अनशन पर बैठे हैं। ओबीसी कार्यकर्ताओं ने अनशन का आज 9वां दिन है। इसको लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने देना नहीं है, बल्कि इसके लिए आज सह्याद्री में हमारी बैठक है। साथ ही साथ किसी भी समाज को ये नहीं लगना चाहिए कि उनका नुकसान हुआ। हम कानून के दायरे में रहकर इस समस्या को सुलझाएंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों और विधान परिषद के एक सदस्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ बाघमारे से मुलाकात की और उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया। बात अगर शुक्रवार की करें तो शुक्रवार को मंत्री अतुल सावे, उदय सामंत और गिरीश महाजन तथा विधान परिषद के सदस्य गोपीचंद पडलकर ने जालना जिले के वाडीगोद्री गांव में धरना स्थल पर जाकर हाके और बाघमारे से मुलाकात की। पडलकर ने कहा कि ओबीसी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल और राज्य सरकार के बीच मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई है। हालांकि 13 जून से अनशन कर रहे हाके और वाघमारे ने अपना अनशन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन मांगा है कि ओबीसी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। इस दौरान महाजन ने कहा कि हाके की तरफ से नामित 5 ओबीसी नेता शाम 5 बजे सह्याद्री में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बातचीत के बाद इस मुद्दे का समाधान निकल सकता है, तो वहीं सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। इसके साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर मराठा ओबीसी के बीच चल रहे विवाद का हल निकालने के लिए 29 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले ओबीसी कोटे में किसी और समाज को आरक्षण न देने के लिए 8 दिन से अनशन कर रहे आंदोलनकारियों का अनशन तुड़वाने का प्रयास किया जाएगा। उक्त बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ ओबीसी नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि सरकार इस बात पर सहमत है कि किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए आगामी विधानमंडल अधिवेशन के दौरान 29 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही साथ बता दूं कि बैठक में ये निर्णय किया जाएगा कि कैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अन्य किसी समाज के आरक्षण को हानि पहुंचाए बिना मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए। क्योंकि देखिए, लगातार आरक्षण का मुद्दा अब महाराष्ट्र में गरमा रहा है। जहां एक तरफ ओबीसी समाज है, वहीं दूसरी तरफ मराठा लोग हैं। ऐसे में लगातार जद्दोजहद जो है वो जारी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आरक्षण पर कितना ज्यादा आर पार। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बाद अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए सिरदर्द और गले की फांस दोनों ही बन गया है। क्योंकि बता दें कि कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम है। और आज इसी पर बात करेंगे कि आरक्षण पर आखिर और ज्यादा कितना आर पार। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वहीं हमारे साथ उद्धव गुटवाली शिवसेना से संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही वक्त में हमारे साथ एपीएन के रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। ओबीसी और मराठा आपसे नाराज चल रहे हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उतना अच्छा प्रदर्शन आपकी पार्टी का नहीं रहा है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भी ओबीसी समाज और मराठा समाज की ये नाराजगी कहीं आपके लिए गले की फांस ना बन जाए। देखिए नलिनी जी, हमारी सरकार जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब के साथ चल रही है सरकार, उस सरकार में छगन भुजबल जी स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वदलीय बैठक 29 जून को बुलाया जा रहा है। उस सर्वदलीय बैठकों की बैठक में जो निर्णय होगा लिया जाएगा, सभी दलों के साथ बैठक है। और रही ओबीसी की बात, ओबीसी की आरक्षण की बात हो चाहे मराठा आरक्षण की बात हो, जब भी आरक्षण इस देश में जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का सपोर्ट किया। चाहे मंडल कमीशन की बात कर ले वीपी सिंह की सरकार में, तो हमारे 84 सांसद से भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने समर्थन किया। उसके बाद बिहार की बात कर ले, बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर की
सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर जी मंत्री बने थे, तो हमारे वहाँ के कैलाशपति मिश्र जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने समर्थन हम लोगों ने किया था जब भी आरक्षण की जरूरत थी। अभी फिलहाल में ही नीतीश जी की सरकार जब महागठबंधन के साथ चल रही थी, तो हम लोगों ने भी आरक्षण का उस समय भी समर्थन किया था और जाति जनगणना पे भी हम लोगों ने समर्थन किया था। उसके बाद 2014 और 19 के बीच में आप देख सकते हैं कि स्वर्णों को 10% आरक्षण की जरूरत पड़ी देश के अंदर, तो हम लोगों ने वहां 10% आरक्षण देने की बात कही। तभी सभी वर्गों के लिए हमेशा हमारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ 140 करोड़ जनता की सेवा करना चाहते हैं। जहां भी जरूरत आरक्षण की हुई, मैंने आपको पूरी इतिहास बता दी भारतीय जनता पार्टी की कि सभी लोगों ने आरक्षण का समर्थन दिया है। जहां आरक्षण की जरूरत होगी, हमारे छगन भुजबल जी वहां पे मंत्री हैं और मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। सर्वदलीय बैठक में जो निर्णय होगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उसके रास्ते में जरूरत है मराठों के आरक्षण देने की, तो हम जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। सभी समय से इतिहास हमारा है कि हम आरक्षण का सपोर्ट करते हैं। पर राकेश जी, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मराठा आरक्षण का भी अगर इतिहास निकाला जाए तो ये मांग आज की नहीं है, अभी 1-2 महीने से ये मांग नहीं गरमाई, ये मांग लंबे समय से चल रही है। अनशन इसको लेकर लंबे समय से चल रहा है, समय समय पर यह अनशन वापस से सक्रिय होता रहा है। तो आखिर सरकार को तभी इसकी याद क्यों आती है? जब ये मुद्दा थोड़ा सा भी ठंडा होता है तो सरकार भूल जाती है। देखिए, सरकार भूलती नहीं है। सरकार तो आप देख सकते हैं, पहले कुछ वहाँ महाअघाड़ी की सरकार थी, फिर हमारी सरकार बनी, कोई नहीं, इसका निर्णय सर्वदलीय बैठक होने दीजिए। 29 जून को सर्वदलीय बैठक को भी बीच का रास्ता सरकार भी है, हमारे सभी नेता है, विपक्ष के भी नेता हमारे साथ बैठेंगे, बीच का रास्ता निकाल के आरक्षण की जरूरत है, मराठाओं की है, तो उस आरक्षण को दिया जाएगा। कहां से लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, किस कोटे से किया जाएगा, और सरकार का निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार अपने निर्णय में कहीं ना कहीं कामयाब होगी और स्वस्थ एकदम मराठा आरक्षण देने की बात कही। मैंने कहा ना कि हमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी नहीं रहा, आरक्षण का सपोर्ट में खड़े रहे। जो भी अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हमारे जिसमें देश के अंदर हैं, उसकी आरक्षण की जरूरत होती है तो हम लोग सभी को देते हैं। हमने कहा स्वर्णों को भी हम लोगों ने 10% आरक्षण दी, जरूरत थी, देना था, तो हम लोग देखते कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जो अंतिम में है, जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ा खराब है, उनको उठाने का काम हम लोग करते हैं। हर व्यक्ति का अधिकार इस देश में है कि आगे बढ़े, आगे बढ़ाने, हर जाति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आज देख सकते हैं किस तरह हम लोग आदिवासी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, फिर हम लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को बनाया, अब्दुल कलाम साहब को वो बनाया। जहां देश की जरूरत है, जिस व्यक्ति की जरूरत है, हम देश के लिए काम करते हैं। हम एक बड़ी बात करना चाहते हैं। झारखंड में बिरसा मुंडा जी झारखंड से आते थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, और उन्होंने बहुत आंदोलन किया आदिवासी समुदाय से। देश जब आजाद हो गया, 70 साल 75 साल तक लोग उनके यहाँ, उनके आवास पे, उनके घर पे नहीं गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार उनके घर गए। हम इस बात करना चाहते हैं, बिहार के जमुई जिला है, जो आज तक देश के प्रधानमंत्री, आप इतिहास उठा लीजिए, कोई नहीं गए वहां पे, क्योंकि वहां पे SC और ST की संख्या ज्यादा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सवाल तो वही है ना, सवाल तो वही, आप कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी आपकी पार्टी नहीं है, इतने लंबे समय से मांग चल रही है। अक्टूबर में आंदोलन एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया था, फिर जो है मामला ठंडा पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया, अब फिर से वापस से मामला उठकर आया है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव आगे, प्रभावित हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर आऊंगी। बहरहाल हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना से हैं। सर, सवाल यही है, देखिए एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम किसी भी प्रकार से आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, हम तो अंतिम पंक्ति में बैठे इंसान के बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति के लिए जितना भी बन पाएगा सरकार के और संविधान के दायरे में रहकर हम करेंगे। लेकिन नलिनी जी, भारतीय जनता पार्टी NDA झूठ और जुमले के अलावा कुछ नहीं बोलती है। मैं उसका कारण बता दूंगा आपको जी। 2014 में सरकार इनकी थी, 2.5 साल सरकार सब चलिए उद्धव ठाकरे जी के, फिर सरकार पानी गद्दारों की मदद से, ठीक, कोई बात नहीं, तो सरकार जितना नंबर वाला सरकार की बोलेगी। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो आज तक भाजपा ने जो कहा वो किया कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, और हम अगर नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आज जो ये मुद्दा है 2014 चल रहा है, 2014 में था मुद्दा ये, वहां से सरकार इनकी रही, लेकिन चूंकि अब 4 महीने बाद चुनाव होना है तो कैसे टाले। जो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी के भी पूरा भाषण सुना, उन्होंने पूरा दिल से भाषण दिया है कि उन्होंने यहाँ काम किया, ऐसे किया, सबको मदद करते रहे, बिहार तक चले गए,
माननीय प्रधानमंत्री चाहे बिहार में चले जाए, चाहे पश्चिम बंगाल चले जाए, चाहे अमेरिका चले जाए, यूरोप चले जाए। अरे जो समस्या है वो समस्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में समस्या कैसे सॉल्व होगी? देखिए, समस्या सॉल्व करने के लिए मन होना चाहिए, मन में संकल्प होना चाहिए। तो सरकार पर संकल्प आई नहीं। सरकार जैसे बनी वो भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है, जोड़ तोड़ सरकार बनाई गई। तो संजय जी आपकी गवर्नमेंट जब थी, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, तो आप लोगों ने क्यों नहीं ये निर्णय लिया? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की अगर बात की जाए और मराठा आरक्षण की बात की जाए तो लंबे समय से चली आ रही है सर ये मांग। बिल्कुल आपने बात सही की, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। हमारी सरकार 2014 में जब तक में थे, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, वो उस समय मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय नहीं लिया। 2.5 साल में हम सब सत्ता में रहे, 2.5 साल सत्ता में रहे माननीय उद्धव ठाकरे जी। उसमें कोविड आ गया था, कोविड में परेशान रहे। इतनी बड़ी आप समझ लीजिए, पूरे कोविड चक्कर में पूरा देश परेशान था, महाराष्ट्र जी परेशान था। जिस ऑक्सीजन सिलेंडर इंतजाम करना चाहिए था केंद्र सरकार, वो सरकार ने नहीं किया। वहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है उद्धव ठाकरे जी सिलेंडर इंतजाम कर रहे थे जी। तो चूंकि वो विषम परिस्थितियां ऐसी आ गई थी उस समय उनके कार्यकाल में ये चीज। लेकिन अब तो कोई परिस्थितियां विषम नहीं है, अब तो कोई विषम परिस्थितियां नहीं है। अब तो सरकार कर सकती है। हम तो जितनी डिबेट में आ रहे हैं, जहां डिबेट में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता यही कहते हैं। 6 महीने से मैं यही देख रहा हूँ, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी 29 को बैठक हो जाएगी, निर्णय हो जाएगा। अरे भाई, निर्णय करने का मन बनाइए ना, निर्णय करिए। ठीक है, तो आप लोग भी सत्ता में थे सर, आप लोगों ने भी कभी मन नहीं बनाया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पहले का मुद्दा है। आपका रुख करूंगी मैं। हमारे साथ इस बीच एपीएन न्यूज के रेसिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से एक ही जवाब आ रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे, लेकिन अगर बात की जाए अनशन की, तो जहां ओबीसी समाज है 9 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, अनशन का दौर लगातार जारी है। वहीं मनोज जारंग के भी लगातार जो है इस जिद पर हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को अब फैसला आर या पार करना पड़ेगा। ऐसे में न सत्ता पक्ष कुछ बोलने को राजी है, न विपक्ष कुछ बोलने को राजी है। देखिए नलिनी, मराठा आरक्षण महाराष्ट्र के लिए वो बोतल में बंद जिन्न की तरह है जी। जिसने इसे खोला उसके लिए वो मुसीबत ही बन पड़ी है। इसे अगर देखा जाए तो ये 2002 से ये मुद्दा चला आ रहा है, मराठा आरक्षण देने की बात। विलास देशमुख के दौर से ही ये बात चली आ रही है कि मराठा, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो शरद पवार के दौर से ये चला आ रहा है मराठा आरक्षण की बात, लेकिन किसी ने भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है जी। फिलहाल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस के दौर में अगर देखा जाए तो पिछले दौर में जब मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान हाई कोर्ट से ये जरूर जीत हुई थी और 17% मराठा आरक्षण अतिरिक्त देने की बात हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वहां सुप्रीम कोर्ट से ये सीधे खारिज कर दिया गया कि जो आरक्षण की तय सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस वक्त ये आरोप लगा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, नहीं तो तमिलनाडु और केरल की तरह जिस तरह से आरक्षण की सीमाएं बढ़ती हैं अपरिहार्य स्थितियों में, उस समय भी बढ़ जाती। अब ये बात साफ है कि यहाँ आरक्षण की तय सीमा वो 50% से अधिक नहीं होगी, लिहाजा आरक्षण किस परिस्थिति में दिया जाए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालात ये है कि जिस तरीके से अभी मनोज जारंगे ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मराठाओं और ओबीसी को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, क्योंकि मनोज जारंगे का कथन था कि जो मराठा आरक्षण की तय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, यानी आरक्षण की तय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती, तो मराठाओं को जो ओबीसी का जो आरक्षण मिल रहा है कुनबी, मराठाओं को कुनबी की तरह से ट्रीट किया जाए, उनके जातिगत प्रमाण पत्र कुनबी को निर्गत किया जाए जो खेतीहर मराठा हैं, और उनको आरक्षण 17% के करीब, इसमें जो 27% ओबीसी का आरक्षण मिल रहा है उसमें दे दिया जाए। अब ये बात ओबीसी समाज के लिए बहुत नागवार गुजरी है। ओबीसी का नाम है कि हमारे खुद जातिगत समीकरण अलग अलग तरीके से हैं, और अगर ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण को सम्मिलित किया जाएगा तो लिहाजा उनके आरक्षण की सीमाएं खत्म हो जाएगी, यानी उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाएगा। अब इस बात को लेकर ओबीसी अलग आंदोलन कर रहा है, पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहा था, जहां अलग अलग ओबीसी समाज के नेता गए, मराठा नेता भी गए, और जिसमें छगन भुजबल ने अपनी उपस्थिति ज्यादा प्रखर तौर से कही, और छगन भुजबल का कहना था कि सरकार किसी भी तरह से न ओबीसी के लिए
कुछ अलग ये कुछ अन्याय करेगी और ना ही मराठाओं के लिए अन्याय करेगी। लिहाजा दोनों से मिल बैठकर बात होगी और इसीलिए 29 तारीख की ये तय सीमा की गई है। 29 तारीख को सर्वदलीय बैठक की जाएगी जिसमें पंकजा मुंडे होंगी और हालांकि जो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे और बाकी लोग भी जो सरकार की तरफ से खास करके जो ओबीसी समाज के तौर पे लोग थे उन्होंने भी शिरकत की और ये बीच का रास्ता निकाला जी। लेकिन ये बात साफ है कि मराठाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार का अलग अलग रुख रहा है अलग अलग परिस्थितियों में। इस बार क्या सरकार मराठाओं को आरक्षण किस तरीके से देगी, क्योंकि यहाँ ओबीसी समाज के जो नेता वो भी एक तरह से कहिए तो सरकार में साथ साथ हैं। जैसे छगन भुजबल जो ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं वो भी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार में हैं। धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार में साथ साथ हैं जो कि धनगर समाज से हैं। तो इस तरह से बाद में ये जरूर है कि अब इस पे सरकार पर प्रेशर जरूर है और मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की सांसद सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि यही मुद्दा हो सकता है आगे विधानसभा चुनाव के लिए भी जी। तो नलिनी ये बड़ा सांसद की स्थिति है। हालांकि उद्धव ठाकरे पर बार बार आरोप लगे जरूर हैं कि उन्होंने मराठाओं के आरक्षण का पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में रखना था वो सही तरीके से नहीं रखा। लिहाजा मराठाओं का आरक्षण की जो आरक्षण की कुल तय सीमा थी वो नहीं बढ़ाकर मिल पाई। जी संजय जी, तो मैं चाहूंगी कि आरोप लगे हैं लेकिन वक्त आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस आरक्षण को किस तरीके से लेकर आ रहा है, क्योंकि एक और मराठा ओबीसी के आरक्षण की तय सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं और ओबीसी चाहते हैं कि मराठा वहां न पाए। जी बिल्कुल। राजीव जी, आपकी बात का जवाब संजय जी देना चाह रहे हैं। संजय जी, सवाल वही है कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में सही से आरक्षण का पक्ष नहीं रख पाए क्या? नहीं, मैं राजीव जी का सवाल का जवाब वो सही ढंग से दे रहा हूँ जी। केंद्र सरकार की मानी अभी जो हमारे जस्टिस साहब हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, वो कितने बार उन्होंने केंद्र सरकार की चीजें खारिज की हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में उन्होंने पूरा मान लिया कि किसके नाम से इशू होगा, असंवैधानिक कह दिया, सब कुछ कह दिया उन्होंने। आज की जो बात है उद्धव ठाकरे ने पक्ष नहीं रखा, ये कहना अब गलत है। अब जो विपक्ष में उद्धव ठाकरे जो विपक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पक्ष सही का पक्ष वकील रखते हैं, पक्ष उसमें रखा जाता है जो कागज पत्र होते हैं। 50 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संजय जी सुन लीजिए, उन्होंने ये उनका वक्तव्य नहीं है, ये उनका वक्तव्य नहीं है, ये लोगों का वक्तव्य है कि शायद उद्धव ठाकरे आपकी सरकार एक बेहतर तरीके से पक्ष नहीं रख पाई कोर्ट के सामने। ये किसी का व्यक्तिगत बयान या नहीं है जी। मैं आप ही के माध्यम से उन लोगों को समझाना चाहता हूँ ना जो लोग ये बात उठा रहे हैं। 50 सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी 2.5 साल हो गए सरकार चलते हुए इनकी, लेकिन महाराष्ट्र में तो लंबे समय तक आपकी सरकार थी और सर आप कह रहे 2014 एक लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में जब केस पहुंचा था उस वक्त जो पैरोकार थे। ठीक है संजय जी सुन लीजिए आप ही की बात का जवाब राजीव जी दे रहे हैं, सुन लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था उस समय सरकार में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और ये वही वक्त आ गया। उसी दौरान हाईकोर्ट से यहाँ ये तय हो गया था 17% अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए, लेकिन जब ओबीसी समाज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उस समय ये सरकार में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और यही कहा गया है, जो कि आरोप लग रहा है और बाकी जो बातें सही है कि अपरिहार्य स्थितियों में जिस तरीके से आरक्षण की तय सीमा बढ़ाई गई, यानी तमिलनाडु में, केरल में जो 67% आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई गई, 50% अधिक, वही पैरोकार के तरफ के किए जाने चाहिए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से। उद्धव ठाकरे ने अपना पक्ष सुदृढ़ तरीके से नहीं रखा कि आखिर मराठाओं को आरक्षण देने की क्या अपरिहार्य स्थितियां हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में दलील खारिज कर दी गई कि आरक्षण की तय सीमा 50% से किसी हाल में भी नहीं बढ़ाई जाएगी और फिर से जो 17% अतिरिक्त आरक्षण दिए जा रहे थे वो खत्म किया जाएगा। हालांकि अतिरिक्त आरक्षण की जो व्यवस्था थी वैकल्पिक थी, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशन संस्थानों में दिया जाता था नौकरियों और उसमें नहीं हुआ था, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था को भी खारिज कर दिया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था को भी हाईकोर्ट की जो पूरी जो जजमेंट था मुंबई हाईकोर्ट का उसे खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपरिहार्य स्थिति सरकार बताने में सक्षम नहीं हो पाई है कि आखिर कौन सी अपरिहार्य स्थितियां हैं जिसमें आरक्षण की तय सीमा बढ़ाई।
यही अपरिहार्य स्थितियों की परिभाषा देने में तमिलनाडु और केरल सक्षम थे, जहां वहां आरक्षण की तय सीमा बढ़ी। वही हाल अभी हाल में देखें कि जिस तरीके से यहाँ बिहार में अपरिहार्य स्थितियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की बात थी, लेकिन वो नहीं करता कि आरक्षण की सीमा अपरिहार्य स्थितियां क्या है। तो ये आरोप जरूर लगते रहे। हालांकि इस आरोप का सत्यता किस तरह से है वो पार्टी के लोग भी बता पाएंगे। हालांकि अपने अपने दलील जरूर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दलीलें भी दे रहे हैं राजीव जी, और साथ ही साथ देखिए दोषारोपण भी कर रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने तो कोशिश की थी, अगली सरकार ने कोशिश भी नहीं की। बहरहाल हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश जी लगातार बने। और राकेश जी, अगर लोकसभा चुनाव के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की भी बात करें तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब ये दो मुद्दे, जैसा कि राजीव जी ने शुरुआत में कहा कि मराठा आरक्षण जो है ये वो बोतल का जिन हो गया है, जो जिसके जैसे ही बाहर आएगा सभी की मुश्किलें बढ़ाएगा। ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। देखिए नलिनी जी, विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव, जो वहाँ की मजबूरी है, जो जनता की मजबूरी है, जो उनको आरक्षण की जरूरत है, चुनाव की तो बात की बात है। चुनाव में जो भी हमारे रिजल्ट आए उससे तो जनता का जनादेश का हम सादर प्रणाम करते हैं, और आने वाला चुनाव में हमारी जो कमियां थी उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज जब आरक्षण की बात आती है तो हमने कहा कि आरक्षण की जब भी जरूरत हुई देश में तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। हमारे छगन भुजबल जी और बाकी लोग जो आरक्षण के लिए अनशन पर जो बैठे थे उनसे मुलाकात भी हुई। मुलाकात करने के बाद उसको कहा भी गया, और सर्वदलीय दल की बैठक है 29 को, सभी बीच के रास्ते निकाले जाएंगे। निकालने के बाद जब आरक्षण की जरूरत हो उसको पूरा किया जाएगा। ओबीसी समुदाय ने सरकार से आश्वासन मांगा है सर कि ओबीसी आरक्षण में कोई भी बदलाव, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो कैसे ये आसान रहा होगी क्या? जी इस बात को लेकर भूल रहे हैं कि आरक्षण के ओबीसी समाज के पैरोकार के तौर पर छगन भुजबल हैं। अब ये समस्या इनके सामने, छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं और बीजेपी के साथ जरूर हैं, लेकिन ये बात भूल रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के बीजेपी की तरफ से आरक्षण की बात कही गई है तो यहाँ कई बार विरोध भी उठे हुए हैं। जी, और बिल्कुल देखिए उसी को लेकर राजीव साफ उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे से भी बयान ले लिया। एकनाथ शिंदे का कहना भी यही है कि ओबीसी आरक्षण पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इस प्रकार का आश्वासन छगन भुजबल को दिया गया। तो सबसे पहले तो संजय जी माफी चाहूंगी राकेश जी, सवाल यही है कि छगन भुजबल ही आपके गले की कांटा बन जाएंगे अगर आप लोग ओबीसी समुदाय के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो महाराष्ट्र में आपको कहीं ना कहीं जनता को भी खुश रखना है और अपनी पार्टी को भी साथ में रखना है, गठबंधन को भी बचा के रखना है। जी देखिए नलिनी जी, बिल्कुल सही बात है, जनता को खुश रखना ही है। जनता के मुद्दे हैं उसको हमारी सरकार है तो एकदम सुनना भी चाहिए और हम करना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार सुनेगी। और जो छगन भुजबल जी हैं, जो उन्होंने जाके मिलने का भी काम किया और बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अभी सर्वदलीय बैठक हो रही है, सभी दल के लोग बैठेंगे, हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद जहाँ भी जो अनशन पे बैठे उनको भी हम लोग ने बुलाने का काम किया, उनसे भी बुलाने का काम जरूर किया है और उनसे मिलने का भी काम करेंगे। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो कुणबी समाज में मराठाओं को सम्मिलित किया जाए, यानी खेतीहर मजदूर के तौर पर, और उसे ओबीसी में लिया जाए। तो ओबीसी ये तय को मानने पर तैयार नहीं है कि मराठाओं का आरक्षण अपने ओबीसी की तरफ से दिया जाए। तो आखिर किस आधार पर और कहां से आरक्षण देंगे? आप तय सीमा 50% से आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, ओबीसी में वो मराठाओं का आरक्षण ले नहीं जा सकते हैं। तो आखिर आरक्षण की कहां से स्थिति आप कर्टेल होगी? अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है उसे में आप काट नहीं सकते हैं। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि एक बीच का रास्ता निकलेगा? किस तरह की क्या? और देखिए राजीव जी, बीच के रास्ते पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर बात मराठा आरक्षण की मांग की करें तो लंबे समय से आ रही है। और आपको और सभी को याद होगा कि अक्टूबर में इस आरक्षण ने उग्र आंदोलन के रूप में ले लिया था। तो आखिर सरकार को तब से लेकर 6 महीने गुजर गए। अब जब विधानसभा चुनाव है तो टाइमिंग पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार आज बैठक करने की बात कर रही है, सरकार ने पहले बैठक करने की बात क्यों नहीं की? बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आरक्षण पर आखिर और कितना घमासान मचेगा और किसके हक में यह आरक्षण जाएगा, कौन सा समुदाय खुश होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अहम बातचीत करने के लिए। बहरहाल फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।